तो 1/4πε0 जो है वो किसके बराबर होता है, उसको के मान लिया जाता है। के वैसे कुछ नहीं है, बट कुछ के भी लिख देते हैं, तो आपको ये चीज़ जो है स्मॉल के मान लो आप इसको। स्मॉल के भी लिख सकते हैं। तो देखो जी है, वैसे वो एक नियतांक है। अब देखिए मास में बात होती है यहाँ पे, यहाँ आवेश में बात हो रही है, बाकी नीचे आर स्क्वायर है। यहाँ पे नियतांक है, यहाँ नियतांक है, यहाँ मास है, और यहाँ पे आवेश है, और बट्टे में आर है। ठीक है। विभव की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नियतांक है, ये नियतांक है, यहाँ एक द्रव्यमान है और यहाँ एक आवेश है, बट्टे में आर है। आप देखिए सिमिलर है। मेरे इस तरह से पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अपन ने पहले पढ़ा है वो कोई बेकार नहीं था आपके लिए। वो कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, उसी से संबंधित है। और अगर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आपका क्लियर है या उसके कॉन्सेप्ट आपको भलीभांति पता है, तो ये जो 4 चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। हाँ, कुछ लेवल पे ये वहाँ से टफ है, एडवांस है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको आता है तो आधा ये जो पहली यूनिट है इसका आधा तो आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी तुलना कर दी। अब मेन चीज़ आती है कि यहाँ द्रव्यमान थे और यहाँ आवेश है, तो अपन यहाँ आवेश से शुरू करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आवेश, जिसको अपन बोलते हैं चार्ज। चार्ज के बारे में अभी 10वीं कक्षा में आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, विद्युत करंट वाले चैप्टर में आवेश, पर आपको पता है आवेश क्या होता है। तो अब देखें आवेश क्या है, वह भौतिक राशि जो आवेश क्या, वह भौतिक राशि जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। विद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। आपको कई किताबों में अलग अलग परिभाषा मिलेगी। वह भौतिक राशि जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है। ठीक है, एक भौतिक राशि है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र भी प्रोड्यूस करता है, अभी अपन ने देखा, और चुंबकीय क्षेत्र भी प्रोड्यूस करता है। तो उसके जो प्रभाव होते हैं वो निश्चित रूप से इन्हीं आवेशों के कारण दिखते हैं। तार में जो धारा बहती है वो आवेशों के कारण बहती है, और मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, ये भी आवेश के कारण संभव है। ठीक है, तो आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनायन व ऋणायन। धनायन व ऋणायन 2 प्रकार के होते हैं। और ये धनायन और ऋणायन जो नाम दिया, ये किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये जो नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये नाम दिए, क्या दिए, आवेश को 2 प्रकार का होता है, उनको जो धनायन और ऋणायन का नाम दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो नाम दिया वो किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अब अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कोई पदार्थ कैसे धनायन हो जाता है और कैसे ऋणायन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए परमाणु पे आते हैं। सबसे पहले जब बात आती है तो आपको पता है कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ, छोटे से छोटा पदार्थ किससे बना है, परमाणु, जो आप 9वीं 10वीं 11वीं तक पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। तो परमाणु की बात करें तो आपको पता है परमाणु होता है ये नाभिक, और उसके चारों ओर होती है ये कक्षाएं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस तरह से चक्कर लगाते हैं, और ये जो नाभिक होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो अब थोड़ा सा यहाँ भी अपन देख लें क्या है, ये है नाभिक, ये है कक्षाएं। नाभिक के अंदर कौन बैठा है, पी और एन,
तो अपन यहाँ पे बात करें P और N के बारे में। P है प्रोटॉन, N है न्यूट्रॉन और E है इलेक्ट्रॉन। ये दो कण नाभिक के अंदर होते हैं और ये जो है नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बेसिकली अधिकांश बार देखते हैं कि ये जो कण है दोनों ही ज़्यादा देर तक नाभिक के बाहर नहीं रह सकते हैं, इनका स्थायित्व जो है नाभिक के अंदर ही है और इलेक्ट्रॉन बाहर ही रहता है और इसका स्थायित्व अगर देखें तो नाभिक के बाहर ही है। ये जब भी नाभिक के अंदर प्रवेश करेगा तो नाभिक अस्थायी हो जाएगा और ये जब दोनों नाभिक से बाहर निकलेंगे तो भी क्या होगा, बाहर ये दोनों कण अस्थायी होंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। अगर देखें तो एक तो आवेश देख लेते हैं इनका और एक इनके द्रव्यमान देख लेते हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन का जो आवेश होता है नाभिक के अंदर, एक प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। कूलॉम के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो शून्य होता है, लेकिन प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है। P से प्रोटॉन और P से ध्यान रखना पॉजिटिव, तो ये सदैव पॉजिटिव आवेश का होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना का इतना नेगेटिव आवेश का होता है। कोई भी परमाणु है अगर वह उदासीन है, इधर बात करते हैं अपन उदासीन की, कोई भी परमाणु यदि उदासीन है तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कैसा है, उदासीन है। दूसरी बात करते हैं कि उसे धनात्मक आवेशित कब कहेंगे, उसे धनात्मक कब कहेंगे आवेशित, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या संबंध है, आप डिसाइड करके बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धनायन है, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है। पॉजिटिव ज़्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निश्चित रूप से ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अपन ऋणात्मक परमाणु या कैसे कहेंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है। क्लियर बात है? तो ये तीनों सिनेरियो, तीनों केसेस, जब उदासीन कब होता है, धनायन कब होता है और ऋणात्मक क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि इनके द्रव्यमान, ये भी देख लेते हैं। देखो शुरुआत है, बेसिक है, जगह जगह पे न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें स्टैंडर्ड एग्जाम में तो द्रव्यमान और हो सकता है दिए हुए रहें, लेकिन अपने को ये सब ध्यान होने चाहिए। ठीक है? इनके द्रव्यमान और इनके जो है आवेश, अभी ये आवेश वाला चैप्टर है तो अपन आवेश पे ही बेसिकली फोकस करते हैं। ठीक है? तो इसका हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इसका होता है 1.66 इंटू 10⁻, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है? अपने को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जब नाभिक वाला चैप्टर आएगा तब अपन इसको डेप्थ में जाके कर सकते हैं, अभी अपने को मोटा मोटी करना है। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये दोनों ऑलमोस्ट इनका मास सेम होता है, इन दोनों का आवेश ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रकृति अलग होती है, और इन दोनों का द्रव्यमान ऑलमोस्ट सेम होता है और इन, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपको याद होना चाहिए। तुरंत 2 मिनट का समय देता हूँ बच्चों, इतना आप अच्छे से तुरंत याद कर लीजिए। आपको इन नोट्स का जो यहाँ मैंने लिखवाया है इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप तुरंत जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको तुरंत याद कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में इसको सेट कर लीजिए। साथ में अपन ये भी देख सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु धनायन होती है, कब होती है, जब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के किसी ऋणायन, किसी दूसरे आवेश को देती है। जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं,
तो जो आवेश त्यागती है वो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता, जो इलेक्ट्रॉन आवेश त्यागती है मतलब इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में है, ये कोई नहीं त्याग सकता। त्याग हमेशा किसका होगा? त्याग हमेशा होगा बाहरी जो है इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उनका ही त्याग होगा। तो सारी कहानी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। ये दोनों तो अंदर नाभिक में स्टेबल बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई धनायन कब होगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दिया। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो ऋणायन हो गया और जिसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा वो धनायन हो गया। तो इसने कुछ त्यागा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके जो मास में क्या होगी? कमी होगी। तो मैं कह सकता हूँ मास ऑफ पॉजिटिव और मास ऑफ नेगेटिव, ऋणायन और क्या होगा मास में? तो इसका मास कम हो जाएगा और उसका मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ तो द्रव्यमान होता है, नेग्लिजिबल है पर कुछ तो है। तो फिर भी इसने कुछ त्यागा है तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिए, जल्दी से इसको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर लीजिए। तीनों केस बता दिए मैंने कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या सिचुएशन रहेगा। नाभिक वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। परमाणु पूरा एक चैप्टर है, नाभिक पूरा एक चैप्टर है अपने 12वीं कक्षा में, लेकिन अभी अपन ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ पूरी की पूरी 12th की ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बुक जो है वो पूरे के पूरे आवेश पे डिपेंडेंट है, आवेश के कारण, आवेश से रिलेटेड है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से करिए। अब ये जो दो आवेश है धनायन और ऋणायन, ये कैसे पता चले? तो विद्युत आवेश के निर्धारण से संबंधित प्रयोग। विद्युत आवेश के निर्धारण से संबंधित अपने को एक प्रयोग करना है। वैज्ञानिकों ने पहले वो प्रयोग किया है, उसी आधार पे उन्होंने देखा कि आवेश के कितने प्रकार है। भाई 2 प्रकार है। तो प्रयोग में पहला स्टेप अपन देखें तो अपन ने क्या किया, रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़कर, कांच की छड़ को रगड़कर लटका दिया। रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़कर लटका दिया तथा रगड़कर अपन लिख सकते हैं चित्रानुसार, चित्र बना लेंगे। अभी कभी भी आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने में कुछ लगे तो आप चित्र पे ऊपर डाल दिया करो कि चित्रानुसार। तो रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़कर चित्रानुसार लटका दिया तथा एक अन्य कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उस लटकी हुई कांच की छड़ के समीप ले गए। ये पहला प्रयोग। क्या किया अपन ने कि रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़कर चित्रानुसार लटका दिया तथा एक अन्य कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उस लटकी हुई कांच की छड़ के समीप ले गए। तो हमने देखा कि उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए कांच की छड़ है, रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दी इस तरह से। कांच की छड़ जब रेशम के कपड़े से लटकाएंगे तो उसमें पॉजिटिव आवेश आएगा और एक दूसरी कांच की छड़
इसके समीप ले गए उसको भी रेशम के कपड़े से लटका तो वो भी पॉजिटिव आवेशित हो गई। तो इन दोनों में क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। ये अपना पहला प्रयोग में। अब दूसरा ऑप्शन अपन ने देखा, वापस देखें, रटना नहीं है, समझो बस। बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़कर चित्रानुसार लटका दिया तथा एक अन्य एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट एक पदार्थ होता है, जैसे कांच एक पदार्थ है। एक अन्य एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर उस लटकी हुई छड़ के समीप लाया गया तो हमने देखा कि उनके मध्य भी प्रतिकर्षण होता है। उनके मध्य भी क्या हो रहा है भाई? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो चित्र बना लेते हैं इसका। ये गड़बड़ हो गया, एबोनाइट की छड़ नेगेटिव होगी, वापस बना लेते हैं। जब इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा तो एबोनेट की छड़ जो है नेगेटिव आवेशित हो गई और अपन ने देखा कि ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिकर्षण हो रहा है दोनों के मध्य। क्लियर? तो रेशम का कपड़ा था, उससे कांच की छड़ को रगड़ा तो एक तो अपने ऐसे लटका दी और उसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर यहाँ लटका दी। तो ये जो छड़ें हैं किसकी है? कांच की छड़ें हैं जो रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है, और ये जो छड़ें हैं वो एबोनाइट की छड़ें हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्या आवेश आया। इन्होंने प्रयोग किया, अभी तक इनको भी नहीं पता कि इन पे क्या आवेश आया, क्योंकि छड़ पे आवेश दिखता थोड़ी है। तो इन्होंने प्रयोग किया एक कांच की छड़ पर तो ऐसे हुआ, एबोनाइट की छड़ पर ऐसे हुआ। अब अगले प्रयोग में क्या करेंगे? एक छड़ ये लेंगे और एक छड़ ये लेंगे। तो जिस हमने प्रयोग किया तो हमने देखा कि इन दोनों में अब आकर्षण हो रहा है, और जब आकर्षण हो रहा है तो अपने को समझ में आ गया कि मतलब इन दोनों में कैसी प्रकृति है? विपरीत प्रकृति है। जल्दी से इसको नोट करिए या एक बार रीडिंग लगा लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जल्दी से नोट करिए। एबोनाइट जो है कांच की छड़ की तरह, कांच की तरह एक पदार्थ होता है। इससे रिलेटेड प्रयोग आपने किए होंगे स्कूल टाइम में, छोटी क्लास में जब आप पढ़ते होंगे तो सिर पे स्केल को रगड़कर कागज को फाड़कर जब ज़मीन पे रख देते थे तो घर्षण के कारण
स्केल जो है आवेशित हो जाती थी और जब कागज़ के पास उसको ले जाते थे तो कागज़ उससे चिपक जाते थे। वो एक्सपेरिमेंट अपन बचपन में करते आए, तो वो भी किसका है, आवेश का एक उदाहरण मान सकते हैं, वो भी एक प्रयोग मान सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा सी, जब रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ को लटकाकर बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लटकाकर छड़ उसके समीप लाते हैं, उसके समीप चित्रानुसार या चित्रानुसार उसके समीप लाते हैं भी लिख सकते हो, लाते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण होता है। या लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो हम देखते हैं कि दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण होता है, या अपन कह सकते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों छड़ें जो परस्पर आकर्षित होती है, ठीक है, तो दोनों छड़ों के मध्य परस्पर लिख सकते हैं, परस्पर आकर्षण होता है, ठीक है। तो एक प्रयोग है वो यहाँ कर लेते हैं। लटकाई कौन सी है भाई, कोई भी लटका सकते हो, एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉजिटिव कांच की छड़ जो लटका दी और एबोनाइट की छड़ जो है वो भी इसके पास ले गए, तो अपन ने देखा कि दोनों के मध्य क्या हो रहा है भाई, आकर्षण हो रहा है। ये किसकी छड़ है, ये कांच की छड़ है, और ये कौन सी छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ है। क्लियर। तो ये अपना हो गया प्रयोग जिसमें अपन ने 3 स्टेप किए। अब इसकी व्याख्या में अपन देखें तो इसकी व्याख्या क्या है। समान छड़ों पर समान आवेश उत्पन्न हुआ है, तभी उनमें प्रतिकर्षण है, तथा असमान छड़ों में विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ है, तभी उनमें आकर्षण है। क्लियर है भाई। ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई समान छड़ें थी जैसे कांच की, तो अपन ने देखा दोनों कांच में पॉजिटिव आया, तो समान छड़ों पर समान आवेश उत्पन्न हुआ है, तभी उनमें प्रतिकर्षण है, तथा असमान छड़ें मतलब कांच और एबोनाइट में विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ है, तो आप असमान छड़ें यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, कांच व एबोनाइट, कांच व एबोनाइट की छड़ें के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ है, तभी उनमें आकर्षण है।
परिणाम या निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? परिणाम या निष्कर्ष पे बात करते हैं, तो आप बताओ अब परिणाम निष्कर्ष में क्या निकलेगा? क्या निष्कर्ष निकला कि उपयुक्त या उपरोक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, तो यहाँ से अपने को देखो दो कांच और ये थे, तो अपने को ये तो पता चल गया कि जो आवेश है दो प्रकार का है। अब अपन क्या करें, तो अब अपन ने देखा, तो दूसरा अपन ने एक्सपेरिमेंट यहीं से देखा, व्याख्या जो अपन ने करी उसी को पॉइंट बना दिया परिणाम में कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में या तथा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय, या इसको लिख सकते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो अपन ने देखा कि भाई आवेश, तो यहाँ से पता चल गया कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। सजातीय, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, सजातीय आवेशों में आकर्षण तथा विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, ये अपने को पता चल गया। इसे कैवेंडिश का स्थिर वैद्युतिकी का आकर्षण